स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने बताया था आपको काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो हमने किया था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से ही आगे आपके दो टॉपिक निकल के आएंगे। इनके ऊपर आपके पास 4 मार्क्स का नोट लिखना आ सकता है या 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। एक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी है और इकोनॉमिक का ट्रेड से रिलेशन है। तो WTO के ऊपर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम पूरी जो है इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिसमें जो पॉइंट्स कवर करने हैं WTO का वो है कि ये कब बना, इसमें एग्रीमेंट किस तरह से किए जाते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जनरली हमें पता है ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, बहुत तरह के एग्रीमेंट्स हैं। इसमें अलग अलग जो क्लोज हैं, एग्रीकल्चर के लिए अलग, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अलग। ट्रेड तो सारी चीज़ों का ही होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर आइटम है, चाहे वो इंडस्ट्रियल आइटम है, चाहे सर्विस आइटम है, चाहे वो सर्विसेज हैं, सबका हमारा ट्रेड होता है। तो ये जो WTO एग्रीमेंट कितनी तरीके के होते हैं वो हम करेंगे। उसके बाद इंडिया हमारा जो है WTO का मेंबर बना हुआ है। WTO के मेंबर बनने से इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ और इसके साथ इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये मैंने सारा बोर्ड पे लिख दिया है, जो WTO में आपको जो क्वेश्चन कवर करना है। ग्लोबलाइजेशन में दूसरा टॉपिक हम करेंगे आउटसोर्सिंग। ये भी आपके पास अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितना आपको करना है और क्या नहीं करना। तो पहले जो है वो हम यहाँ WTO के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। WTO, अगर हम WTO की फुल फॉर्म देखें तो सबको ही पता है आपको, WTO की फुल फॉर्म है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंस्टीट्यूट जो है WTO वो 1 जनवरी 1995 में स्टैब्लिश हुआ। अब आप ये कहोगे इतना पुराना, इतने टाइम से पहले कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता था, ऐसा नहीं है। WTO का जो फंक्शन है उससे पहले जो एक इंस्टीट्यूट था GATT, GATT, फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो इंस्टीट्यूशन था ये 1947 में साइन किया गया था। GATT जो स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1947 में किया गया था, और जो इसका मेंबर्स थे शुरू में, इसके मेंबर्स 1947 में ओनली 23 कंट्रीज इसके मेंबर्स थे GATT। धीरे धीरे इसके मेंबर्स बढ़ते चले गए। 1994 तक 118 मेंबर्स हो गए थे GATT के। जो GATT है उसका वही काम था जो WTO का है, ये इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो इंक्रीज करने के लिए पूरा एफर्ट्स डालता था। फिर उसके बाद WTO एस्टैब्लिश हुआ, तो जो WTO के बाद जो WTO है GATT को रिप्लेस किया WTO ने। अप्रैल 1994 में इससे रिलेटेड जो है वो एग्रीमेंट दिए गए थे, और उसके बाद GATT का नाम चेंज कर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सेटअप हुआ 1 जनवरी 1995। अब जब इसके नाम चेंज हुआ तो इसके क्लोज भी चेंज हुए। तो जब ये 1995 में एस्टैब्लिश हुआ WTO, उस समय 104 मेंबर्स थे, 104 देश इसके मेंबर्स थे। आज मतलब 2020 में WTO के 164 मेंबर्स हैं, और इंडिया इसमें बहुत पहले जब ये GATT था तभी इसमें इंक्लूड हो चुका था।
ये नहीं कि WTO के बनने के बाद हम इसके मेंबर बने, हम ऑलरेडी इसके मेंबर बन चुके थे। आज इंडिया जो है वो इसका मेंबर है। अब WTO का अगर आप काम देखें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करता है। वर्ल्ड ट्रेड कब होगा? जब जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना रखें, क्योंकि अगर देखिए एक दूसरे के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होंगी तो एक देश से दूसरे देश में आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। 1991 से पहले मैं बार बार बता रही हूँ, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था जिसमें हमने बाहर से जो कंपनियां थी उनको अपने यहाँ ज़्यादा आने की परमिशन नहीं थी, FDI की भी ज़्यादा परमिशन नहीं थी। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी था। तो सही मायने में जब ये 1994 के बाद या आप कह सकते हो WTO बनने के बाद ही इंडिया जब ग्लोबलाइज हुआ, ग्लोबलाइजेशन में हमने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया, तो ही हम इसके मेंबर होने का फ़ायदा उठा पाए। तो ये जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जो है एग्रीमेंट करवाता है। एग्रीमेंट सबसे पहले दो होते हैं, एक होता है बाइलेटरल एग्रीमेंट्स और एक होता है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स। बाइलेटरल एग्रीमेंट्स जब दो देशों में, टू कंट्रीज में किसी भी चीज को लेकर एग्रीमेंट किए जाते हैं उनको बोलते हैं बाइलेटरल। और जब एक देश के कई देशों के साथ एक साथ एग्रीमेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। तो ये जो WTO है, WTO आपका बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, दोनों में ये एक दूसरे को जो है देशों की जो कंट्रीज की हैं उनकी हेल्प करता है। अब इसमें हमने बोर्ड में लिखा हुआ है दूसरा टॉपिक WTO एग्रीमेंट्स। ये एग्रीमेंट्स किस किस के ऊपर करवाता है? सबसे पहले है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो आइटम्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सके, इसके लिए जो है डिफरेंट कंट्रीज में इस तरह के एग्रीमेंट करवाए जाते हैं। इसका जिसका मोटिव है, इसका मोटिव यही है कि जो एग्रीकल्चर ट्रेड है वो वर्ल्ड लेवल पर बढ़े। इंडिया ने एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के ऊपर कोई साइन नहीं किया हुआ है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट का साइन करने का मतलब कि बाहर के देशों के जो किसान हैं हमारे यहाँ आकर कुछ भी बेच सकते हैं। हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ओपन नहीं किया था। तो ये जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स हैं वो इसलिए हम लोगों ने, ये अभी हम बेनिफिट और लॉस में करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि इंडिया इस तरह के एग्रीमेंट्स को क्यों प्रमोट नहीं करता। जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज अमेरिका, जापान और अब तो चाइना भी इस कैटेगरी में आ गया है, ये अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। अभी अपने फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है एग्रीकल्चर आइटम्स की वो फार्मर्स के लिए बहुत कम है। अब फार्मर्स के लिए कॉस्ट कम है तो अगर ये हमारे देश में एग्रीकल्चर आइटम डेवलप कंट्रीज जो हैं एक्सपोर्ट्स करने लगेंगे तो एग्रीकल्चर आइटम जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत सस्ते मिलेंगे बाहर। जबकि हमारे यहाँ इंडिया में फार्मर्स को हम एक फर्टिलाइजर या बिजली के बिल वगैरह में तो हम सब्सिडीज दे रहे हैं, लेकिन वो सब्सिडीज डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस ज़्यादा है। तो अगर हम इस तरह के एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दें तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के फार्मर से कंपटीशन करना पड़ेगा और इस कंपटीशन में इंडियन फार्मर कहीं भी नहीं ठहर पाए। और उसको कंपटीशन में बनाए रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देनी पड़ेगी, जितने डेवलप कंट्रीज जो है सब्सिडीज दे। तो इस तरह के एग्रीमेंट हमने नहीं किए हुए हैं। सेकेंड एग्रीमेंट करवाता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग्स, जिसमें स्पेशल जो कपड़ा है या कपड़े से बने हुए जो या तो आपके पास रो क्लोथ्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, या आपके पास क्लोथ्स है बने बनाए हैं, उसमें मल्टी फाइबर एग्रीमेंट्स किए जाते हैं।
मल्टी फाइबर एग्रीमेंट से एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए होते हैं, और 10 ईयर्स के लिए होने से जो देश इस पर साइन कर देते हैं उसके बाद वो अगर दूसरे देशों में जो सामान कपड़ा आ रहा है जा रहा है तो उसके ऊपर वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं लगा सकते। मान लीजिएगा अगर आपने इंडिया ने इस वाले एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए हुए हैं जिसको मल्टी फाइबर एग्रीमेंट कहते हैं, तो इस तरह के साइन करने के बाद अगर हम बाहर कपड़ा भेज रहे हैं या बाहर से हमारे यहाँ कपड़ा आ रहा है तो उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाई जा सकती है और ना ही आप इम्पोर्ट कोटा फिक्स कर सकते हो। तो इसमें बहुत देशों ने साइन किए हुए हैं। ये वॉलेंट्री होते हैं। आप किस एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं, अगर आप मेंबर भी बन जाते हैं WTO के, उसके बाद आप किस एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं और किस एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर रहे हैं, ये वॉलेंट्री होता है, कंपल्सरी नहीं होता। थर्ड एग्रीमेंट होते हैं एग्रीमेंट ऑन मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस मतलब मार्केट में डीलरशिप करने के लिए, सामान बेचने के लिए। आप मैन्युफैक्चर आइटम नहीं लगा रहे हो, सिर्फ आप देश में इंडस्ट्रियल आइटम को सेल कर रहे हो, उसके लिए एग्रीमेंट ऑन मार्केट एक्सेस के ऊपर साइन किए जाते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स, TRIMS। ट्रिम्स की फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये जो हैं ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो एग्रीमेंट होते हैं। जैसे मान लो अगर इंडिया ने साइन कर लिया तो बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो हम मना नहीं कर सकते। तो ट्रिम्स के जो एग्रीमेंट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए किए जाते हैं। उसके बाद आपने पेटेंट राइट वगैरह पढ़ा होगा, पेटेंट राइट हम ले लेते हैं। अब जैसे देखिए कोरोना वैक्सीन ही बन रही है तो जो देश इसमें सबसे पहले सक्सेसफुल हो लेगा वो उसका पेटेंट राइट ले लेगा। अब वो पेटेंट राइट लेने के बाद कोई दूसरा देश उस दवाई को नहीं बना पाएगा। तो ये जितने भी पेटेंट राइट होते हैं इनके ऊपर भी एग्रीमेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन ट्रिप, TRIPS। ट्रेड रिलेटेड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी राइट। ये खासकर किसी भी आपके पास टेक्निक है जिसकी आपके पास और कोई देश उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कॉपीराइट ले रखे हैं आपने किसी के, पेटेंट राइट ले रखा है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, लेआउट डिज़ाइन है, ये इसमें किसी भी चीज़ में सिर्फ आपकी मोनोपोली है तो आप पेटेंट राइट ले लेते हो, इस तरह के एग्रीमेंट किए जाते हैं। और लास्ट एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज। सर्विसेज जैसे आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइलिटी ऑफ लेबर, ये सारे जो एग्रीमेंट हैं ये किए जाते हैं एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज। तो ये जो हमारे पास WTO है, WTO 6 तरह के एग्रीमेंट करवाता है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग एग्रीमेंट है। और जिस एग्रीमेंट के ऊपर आपने साइन कर दिया फिर आपको सारी रेस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। आप कोई इम्पोर्ट कोटा फिक्स नहीं कर सकते उस वाले एरिया में, आप कोई इम्पोर्ट ड्यूटीज़, हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगा सकते। आप उस देश के, अगर मान लो आपने एग्रीमेंट कर दिया तो आप अपने देश में उस तरह के सामान आने से मना नहीं कर सकते हो। तो ये जिस तरह के एग्रीमेंट के ऊपर साइन होता है उसी तरह का आपका ट्रेड शुरू होता है। तो ये 6 तरह के एग्रीमेंट जो होते हैं, 6 कैटेगरी के एग्रीमेंट WTO करवाता है। अब हमने इसमें आगे करना है WTO और इंडिया। इंडिया जो है WTO का मेंबर है। WTO का मेंबर बनने से खासकर 1994 के बाद, क्योंकि हमें जो पहले हम गेट के मेंबर तो थे लेकिन इतने बेनिफिट हम नहीं थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी थी। लेकिन 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसमें जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया तो सही WTO का मेंबर हम बने और जो जो एग्रीमेंट हमने साइन किया उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो ये जो एग्रीमेंट साइन करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ और इसमें हमारे लिए क्या डिसएडवांटेज है। हर एक चीज़ के लिए आर्गुमेंट आपके पास होते हैं फेवर में और अगेंस्ट में। तो ऐसे कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि WTO का मेंबर बनना इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल है। जो ये कहते हैं कि हाँ इंडिया के लिए WTO का मेंबर बनना फ़ायदेमंद है तो उसकी बेनिफिट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ इकोनॉमिक्स का ग्रुप एक ऐसा भी है जो ये कहता है
कि इंडिया अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि WTO का मेंबर बना रहे। WTO का मेंबर बनने से हमें कुछ लॉस भी हो रहे हैं, तो हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे कि WTO का मेंबर बनने से हमारे पास बेनिफिट क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेनिफिट्स कि जो इंडिया है, इंडिया जब WTO का मेंबर बना तो मेंबर बनने से इसने इंटरनेशनल ट्रेड को खोल दिया। अब इंटरनेशनल ट्रेड को खोलने से हमारा वर्ल्ड ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कुछ एरियाज हम लेंगे। अभी मैंने बताया था कि जो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मल्टी फाइबर अरेंजमेंट जो होते हैं, इंडिया ने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है और साइन करने के बाद इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने साइन किया है। अब बहुत सारे कंट्रीज के साइन करने से इंडिया जो अपना जो टेक्सटाइल है, खासकर पानीपत में जो आपके हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, इसका एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले क्या होता था कि जब हम इसके मेंबर बने थे लेकिन हमने इस वाले एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किया था, तो बहुत सारे दूसरे देश थे जिन्होंने साइन नहीं किए हुए थे। तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता था तो वो अपने यहाँ इंपोर्ट कोटा फिक्स कर रहे थे कि नहीं, हमें बाहर का टेक्सटाइल नहीं चाहिए, हमें अपने देश में टेक्सटाइल बनाना है। लेकिन जब इंडिया इसका मेंबर बन गया तो जिन जिन देशों ने इस वाले एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया हुआ था उन देशों में इंडिया फ्रीली जो है अपने टेक्सटाइल आइटम का एक्सपोर्ट कर सकता था। वो लोग एक्सपोर्ट कोटा फिक्स नहीं कर सकते थे। तो हमारे पानीपत के हैंडलूम या जो सूरत है, सूरत भी आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में फेमस है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल और क्लोथिंग को लेके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से आप कह सकते हो कि यूएसए और यूरोपियन मार्केट है, वहाँ पे एक तरीके से इंडियन प्रोडक्ट की फ्लड आ गई है। मतलब हमने इतना एक्सपोर्ट किया है कि इन देशों में इतना ज़्यादा इंडियन माल आपको मिलेगा। कई बार लोग जब बाहर घूमने जाते हैं यूएस वगैरह, तो वो वहाँ ये कहते हैं ये वाला आइटम वहाँ हमें बहुत महंगा मिलता है। कई लोगों के मैंने सुना है कि अरे ये तो हमारे इंडिया में मिलता है। जो पानीपत में आपके पास टॉवल्स हैं या और हैंडलूम्स आइटम्स हैं, वो सारे वहाँ बहुत महंगे हो जाते हैं। तो वहाँ हमें बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिया का बना हुआ सामान वहाँ बिकने लग रहा है। तो इससे हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। क्यों? क्योंकि जब हम इसके मेंबर बन गए हैं तो हम फ्रीली जो हैं वो फ्रीली जो इसका एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं, वो देश हमारे ऊपर कोई बैन नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर हम देखें आगे जो फायदा है कि जो ट्रेड में हमारे पास दूसरा जो फायदा हमें रहा इसका मेंबर बनने से, कि जो हम मल्टीलेटरल रूल्स और डिसिप्लिन डिसाइड कर रहे हैं उससे इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्रीज होने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में आने से हिचकते थे, हेजिटेशन थी, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किया हुआ। तो उनको ये लगता था कि अगर हमने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दिया और 5 साल के बाद यहाँ कोई न्यू गवर्नमेंट आ गई और इसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो क्या पता हमें वहाँ करा इन्वेस्टमेंट हमें बंद करना पड़े। लेकिन जब हम इससे के एग्रीमेंट के ऊपर WTO के साथ साइन कर देते हैं तो ये एग्रीमेंट एटलीस्ट 20 ईयर्स के लिए, तो उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक विश्वास बना कि हाँ इंडिया ने WTO में इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिए हैं। तो इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद आपके पास ये जो इंडियन गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करना चाहेगी तब भी कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकती है। तो उसकी वजह से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ और उसके बाद जो फाइबर्स वगैरह इंडस्ट्री है उसके लिए हमें बहुत फ़ायदा हुआ। 2-3 एरियाज थे जिसमें हमें फ़ायदा। अब मैंने बताया एक ग्रुप है जो ये कहता है कि नहीं, WTO का जो प्रोडक्शन है या WTO का जो मेंबर है वो बनना हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा।
इसके पीछे अगर एक आप बेसिक लॉ देखो तो बेसिक लॉ में आप देखिए कि क्या होता है कि जब WTO का आप मेंबर बनते हैं तो WTO का एक ही लॉ होता है, फ्री ट्रेड वन नेशन। मतलब कि पूरा वर्ल्ड जो है एक देश है, वर्ल्ड में अगर एक देश से दूसरे देश में कोई सामान जा रहा है आ रहा है तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस मत रखो, कोई इंपोर्ट कोटा मत रखो, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं रखो, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं। अब डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही इसके मेंबर्स बने, लेकिन ये पार्शलिटी कर रहा है क्योंकि WTO में जो फंड का अरेंजमेंट होता है वो सारा फंड का अरेंजमेंट डेवलप कंट्रीज करता है। तो इसके मेंबर्स, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स कौन? डेवलप कंट्रीज। तो उन्हीं की फेवर में कई बार बातें हो जाती है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे इसके एक एग्जांपल बताती हूँ, ये फ्री मूवमेंट की बात करते हैं। अब डेवलप कंट्रीज के पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सरप्लस है, तो हमने अपने इंडिया में उस एक्सेस सरप्लस को आने दिया, MNC को आने दिया है, MNC आके हमारे देश में सामान बेच रही है, तो हमने फ्री मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल आइटम कर दिया। लेकिन इंडिया के पास लेबर सरप्लस है, तो WTO के मेंबर होने के नाते जो डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे हमने इनके सरप्लस आइटम, इंडस्ट्रियल आइटम को अपने देश में आने दिया, तो ऐसे ही हमारे सरप्लस लेबर को अपने देश में आने दें। हमारे यहाँ टेक्निक की कमी है, हमने टेक्निक आने दी, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है, सब बैन हमने हटा दिए। इनके यहाँ लेबर की कमी है और हमारे यहाँ लेबर सरप्लस है। जब फ्री फ्लो होना है, दोनों तरफ से फ्री फ्लो की बात कर रहा है WTO, तो फिर हमारे लेबर को डेवलप कंट्रीज में आने से क्यों रोका जा रहा है? आप देखिए हर एक डेवलप कंट्रीज कोई ना कोई नया वीजा कानून बना देता है। अमेरिका में तो देखो ट्रम्प कभी कोई नया वीजा कानून बनाता है और उन वीजा कानून का एक ही मोटिव होता है कि हमारे यहाँ से जो लेबर का माइग्रेशन हो रहा है उनको किसी तरीके से रोका जाए। तो WTO का मेंबर बनना पार्शलिटी के कारण कई बार ये हमारे लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। जैसे हम कुछ पॉइंट्स लेंगे कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, पावरफुल इकोनॉमिक पोजीशन में है, उनका पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो भी ज़्यादा है, पॉलिटिकल इफेक्ट भी उनका ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ये WTO के ऊपर डेवलप कंट्रीज का ज़्यादा इफेक्ट होने की वजह से ये डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करता है कि ये अपने आप ट्रेड जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको ख़त्म कर दें और उन देशों के लिए मार्केट प्रोवाइड करें। अब जैसे इंडिया में देखिए कितनी सारी MNC हैं और MNC मतलब सारे डेवलप कंट्रीज की हैं, तो हमें सिर्फ एक बाजार बनाने का एफर्ट्स डाला जाता है कि इंडिया एक मार्केट बन जाए जिसमें जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो इंडिया में खपाया जा सके। लेकिन हम अपने एक्सेस सरप्लस लेबर को जब इन देशों में खपाना चाहते हैं तो फिर ये रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करें। दूसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है कि इंडिया के ऊपर एग्रीकल्चर आइटम्स में बहुत, इंडिया ने कहा हमने एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किए, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है WTO। अब इंडिया एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के ऊपर तब साइन करता है, वो ये कहता है कि जैसे हमने इंडस्ट्रियल आइटम से इंपोर्ट कोटा हटा दिया, जितने भी इंपोर्ट कोटाज है वो हमने हटा दिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने डीरिजर्वेशन कर दिया, हम जो हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी उसमें हम डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी उनको हम जो सब्सिडीज दे रहे थे वो सब्सिडीज हमने सारी खत्म कर दी। वो सब्सिडीज जब सारी खत्म हो गई है तो अब इंडिया भी एक्सपेक्ट करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने एग्रीकल्चर आइटम्स के ऊपर सब्सिडीज खत्म करें। एग्रीकल्चर आइटम के ऊपर सब्सिडीज खत्म करने से उनके एग्रीकल्चर आइटम की कॉस्ट एक्चुअल हमें पता चल जाए, उससे क्या होगा, फ्री फ्लो हो पाएगा। लेकिन हमने तो उनकी बात मान ली, लेकिन आज तक किसी भी डेवलप कंट्री ने, USA हुआ, यूरोपियन यूनियंस वगैरह हैं, इन्होंने अपने एग्रीकल्चर आइटम्स के ऊपर कोई भी सब्सिडीज कम नहीं की है, बल्कि ये जो हैं
अपने एग्रीकल्चर आइटम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये कई मायने में सब्सिडीज इंक्रीज भी कर रहे हैं। जब हम मेंबर बन रहे हैं तो हम आपकी बात मान रहे हैं, तो आप भी तो हमारी बात मान रहे हैं। लेकिन कोई भी डेवलप कंट्री, खासकर ये आपका यूएसए और यूरोपियन यूनियंस हैं, इन्होंने अपने एग्रीकल्चर आइटम्स के ऊपर कोई सब्सिडीज रिड्यूस नहीं की है, बल्कि फार्मर्स को ज़्यादा जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर है कि अब उनके एग्रीकल्चर आइटम्स को अपने आने के लिए हम परमिशन दें। उसके बाद जो हमारा एक कानून था प्रॉपर्टी राइट्स का, जो अभी बताया था, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स वगैरह का, इसमें जब साइन कर दिए तो इसका फायदा भी डेवलप कंट्रीज को ही ज़्यादा होगा। जो एमएनसी हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है रिसर्च वगैरह के लिए, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खासकर इंडिया, इसमें हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम न्यू रिसर्च कर सकें। अब हमने जब इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिया, तो मान लीजिए अगर किसी भी एमएनसी ने कोई पेटेंट राइट ले लिया, तो इंडिया आगे उसका कोई मिलता जुलता जो है वो भी आइटम नहीं बना सकता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडिया में पहले बन रहे थे, एग्जैक्ट वैसे तो नहीं जैसे डेवलप कंट्रीज बना रहे थे, लेकिन कुछ मिलते जुलते हम उससे बना रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने इस वाले राइट के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिया, तो जो एमएनसी हैं, एमएनसी इनके फटाफट जो है पेटेंट राइट ले रहे हैं, और पेटेंट राइट लेने की वजह से अब इंडिया उस तरह का सामान नहीं बना पा रहा। ये हमारा जो इंडियन मार्केट में बहुत सारी जो आपकी मेडिकल ड्रग्स है, दवाइयाँ जो हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो पहले हम बना पा रहे थे, लेकिन अब एमएनसी ने जो है वो पेटेंट राइट के नाते वो दवाइयाँ एमएनसी बना रही हैं और हम अपने देश में नहीं बना पा रहे हैं, और हमें वो सारी दवाइयाँ इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिससे उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है और जो पुअर लोग हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो WTO है वो सिंगल अंडरटेकिंग फ्रेमवर्क के काम करता है। सिंगल अंडरटेकिंग फ्रेमवर्क मतलब कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अभी बताया है ये रेस्ट्रिक्शन जो हैं, जैसे आपके जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो ये डेवलप कंट्रीज के ऊपर नहीं थोपता, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो हैं उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस डाली जाती है। एमएनसी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जबकि इंडिया के जो वेलफेयर हैं उसको नेगलेक्ट किया जाता है। तो इससे हमारे पास जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो हमने परमिशन दी, इसके अंडर आकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन देने से उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ ठीक है, फॉरेन कैपिटल तो आ रही है, लेकिन ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके जो कैपिटल गेन्स के रूप में या आपके जो प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग ऑफ फर्म्स जो हैं, प्रॉफिट के हिस्से के रूप में जो इतना ज़्यादा पैसा इन देशों में जा रहा है, तो ये इंडिया का जो वेल्थ है उसका एक तरीके से ड्रेन हो रहा है। लगातार इंडिया से जो वेल्थ है वो हमारा निकल के बाहर जा रहा है। तो ये हमारा जो है WTO में ये डेट वगैरह अच्छे से याद कर लेना, जो 1 मार्क के लिए आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसके मेंबर्स कितने हैं, ये सारे आपके पास आ सकते हैं, और किस तरह के एग्रीमेंट करते हैं। या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि इसमें इसके बेनिफिट क्या हुए इंडिया के लिए, या ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक एनालिटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या इंडिया को WTO का मेंबर बने रहना चाहिए या इंडिया को WTO के मेंबरशिप से रिजाइन कर देना चाहिए। इस तरह से जो एनालिटिक क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। तो ये हमने जो किया, ये हमने किया WTO, ये हम ग्लोबलाइजेशन में ही छोटे छोटे टॉपिक कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था 2 टॉपिक हम करेंगे, ये हमने WTO किया। अब हम करेंगे आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग भी एक ग्लोबलाइजेशन का एक बेनिफिट है हमारे पास, और ये जो आउटसोर्सिंग वाला प्रोसेस है, ये आउटसोर्सिंग वाला प्रोसेस भी हमारा 1991 की पॉलिसी के बाद ही आ रहा है। आउटसोर्सिंग में हम क्या करेंगे, इसके मीनिंग, आउटसोर्सिंग है क्या, इंडिया में आउटसोर्सिंग क्यों इंक्रीज हो रही है, रीजंस, 2 चीजें हम करेंगे। आउटसोर्सिंग की मीनिंग क्या है, इंडिया में आउटसोर्सिंग क्यों इंक्रीज हो रहा है, और इंडिया को आउटसोर्सिंग से क्या बेनिफिट मिले,
ये 2-3 चीजें हमने इसमें आउटसोर्सिंग में करनी है। सबसे पहले अगर हम आउटसोर्सिंग की मीनिंग देखें कि आउटसोर्सिंग है क्या हमारे पास। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है एक जगह रहकर किसी दूसरे के लिए काम करना, वो कहलाता है आउटसोर्सिंग। इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ हायरिंग द बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे मेरी कंपनी है, मुझे कंपनी में सीए को काम देना है। एक काम तो क्या है, मैं कोई सीए अपॉइंट करूं, वो मेरे पास रह के मेरे को बैलेंस शीट बना के दे। दूसरा क्या है कि मैं कहीं दूसरे देश से अपने बैलेंस शीट बनवा रही हूँ ऑनलाइन, जिसको आप काम कहते हो। आजकल तो ऑनलाइन काम का आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। 1991 में तो ये हमारे लिए बहुत नया कंसेप्ट था, लेकिन आप इस टाइम तो खासकर कोरोना काल में तो आप देखिए ऑलमोस्ट जो कंपनियां हैं वर्क एट होम करवा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021, एक साल के लिए अपने एम्प्लॉयज को वर्क एट होम करने की परमिशन दे दी। वो लोग मैनुअल काम शुरू करवा ही नहीं रहे। मान लीजिए अगर नवंबर दिसंबर तक कोरोना ठीक भी हो जाता है, तब भी वो मैनुअल काम नहीं करवाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका जो है, इसकी गुड़गांव में ब्रांच है। गुड़गांव में जो ब्रांच है, इसके जितने एम्प्लॉयज हैं सब वर्क एट होम कर रहे हैं। लोगों ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए परमिशन दे दी है कि हालात ठीक होंगे तो अगर कोई नहीं आना चाहता है तब भी वो घर बैठ के मार्च 2021 तक काम कर सकते। तो ये आउटसोर्सिंग है, एक जगह बैठकर आप काम करवा रहे हो। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कॉल सेंटर्स हैं। इंडिया में जो कॉल सेंटर्स हैं वो सारे 1991 के बाद डेवलप हुए। या आपके पास क्लिनिकल एडवाइस है। क्लिनिकल एडवाइस में तो भी आपने देखा होगा कोरोना काल में एक गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पलाइन मिली हुई, जिसमें जो स्पेशलिस्ट थे वो आके आपके आंसर, जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स दे रहे थे। इवन अगर किसी का दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स में और इन सब में इलाज चल रहा था, तो उसमें भी आपको मैनुअल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, सब ऑनलाइन कंसल्ट हो रहा था। टीचिंग हो गया, कोचिंग हो गया, ये सब क्या है, आउटसोर्सिंग। अब इंडिया आउटसोर्सिंग ना, आप ये कभी भी आप ये मान के चलो 1991 से पहले तो ये कभी इंडिया ने सुना ही नहीं था। उसके बाद हमारे जो है आउटसोर्सिंग बहुत इंक्रीज हो रही है, खासकर जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिनको कॉल सेंटर्स भी कहा जाता है, ये अलग अलग देशों के लिए काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और इसके 2 रीज़न हैं। इंडिया में रह के अभी देखिए जो कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स में 24 घंटे काम क्यों होता है? क्योंकि कुछ देश हैं जिनके टाइमिंग और हमारी टाइमिंग में 12 घंटे का फर्क है। जैसे अमेरिका और हमारी टाइमिंग में पूरा 12 आवर्स का फर्क है। हमारे यहाँ अगर सुबह के 9 बजे होंगे तो उनके यहाँ रात के 9 बजे, हमारे यहाँ रात के 9 बजे तो उनके यहाँ सुबह के 9 बजे। तो ये जो कॉल सेंटर्स है, इसमें यही होता है कि हम वर्ल्ड की दूसरी कंपनीज को, दूसरे देशों को काम करके दे। तो इंडिया में जो कॉल सेंटर्स हैं वो दिन प्रतिदिन क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, या आउटसोर्सिंग का काम क्यों इंक्रीज हो रहा है? सबसे पहले क्या है कि इंडिया में जो स्किल्ड वर्कर हैं वो इजीली मिल रहे हैं। खासकर इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल्ड वर्कर हैं वो बहुत इजीली मिल रहे हैं और बहुत लो वेज रेट पे मिल रहे हैं। जबकि जो डेवलप कंट्रीज हैं, स्किल्ड लेबर तो वहाँ पे उनके पास मिल जाते हैं, लेकिन वो स्किल्ड लेबर जो मिल रहे हैं उनका वेज रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अगर इंडिया में इस तरह की सर्विसेज ली जा रही हैं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है लो वेज रेट है। उसकी वजह से उन देशों की कंपनियों को हमारे देश में काम करवाना बहुत प्रॉफिटेबल लगता है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, नेट, वाईफाई, ये सब चीज़ें जो आपको फैमिलियर है, ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी। मिड 1980 में शुरू हो गया था, लेकिन आप धीरे धीरे 1990 के बाद तो हमारी आईटी इंडस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से ये इस सेक्टर में जो है डेवलपमेंट होती चली।
तो इसमें आपको क्या करना है, आउटसोर्सिंग का मीनिंग, आउटसोर्सिंग है क्या, और सेकंड इंडिया जो आउटसोर्सिंग है उसका फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन गया। तो एक तो इसमें क्या हमारे पास लेबर जो है बहुत चीप मिल रही है, और दूसरा क्या आईटी जो इंडस्ट्री है वो हमारी लगातार इंक्रीज हो रही है, डेवलप हो रही है। तो ये हमारा हो गया ग्लोबलाइजेशन वाला कंप्लीट, जिसके दो छोटे छोटे टॉपिक थे। इसी को अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।